हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। सो गाइज, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग डीएसएसबी के पीजीटी बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, ऑलरेडी हमने 3-4 पेपर कवर कर लिए हैं कम्प्लीटली। अब फाइनली जो ये मेरे पास लास्ट पेपर अवेलेबल है, ये 2021 का है। ठीक है, जो कि कब कंडक्ट हुआ था? 16th ऑफ जुलाई 2021 को। ठीक है, शिफ्ट 1 का है। इसमें भी वही 180 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 30-30 या 40-40 के सेट में इसको, मतलब 3-4 सेट में इसको मैं कंप्लीट करवाती हूँ। तो फाइनली इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम अपनी पॉइंटर सीरीज़ भी देखती हूँ। अगर एक दिन में 2 क्लासेस हो पाएंगी तो फिर पॉइंटर सीरीज़ भी कंटिन्यू कर दूँगी। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो और सबके रिस्पांस मतलब काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। ठीक है, मतलब इसको और भी मतलब अच्छे से देखिए, क्यों? बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि हाँ सिर्फ इसमें मेरा ही बेनिफिट है। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई चीज़ मिलती है तो आई नो दैट कि इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता है, बट एटलीस्ट यू गाइज नो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ सच थिंग। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट रिप्रोड्यूस। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? म्यूल, यानी कि खच्चर। बाकी स्पाइरोगायरा, फंजाई, कॉकरोच, ये सारे क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। म्यूल के साथ में वर्कर बीज हो गए और सम स्टेराइल हाइब्रिड्स होते हैं, जो कि क्या है? ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। दीज लाइफ फॉर्म्स कांट क्रिएट पोस्टिरिटी ईदर बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉन्स्टेंट्स और ह्यूमन इंटरसीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मतलब इसके साथ मैंने कुछ एग्जांपल्स मतलब आपके लिए लिख दिए हैं। जैसे म्यूल क्या है? म्यूल जो है वो एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है। इंटरस्पेसिफिक मतलब कि दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में। ठीक है, जैसे ही होता क्या है कि देखो, मेल डोंकी जो होता है, जिसको हम लोग जैक बोलते हैं, और फीमेल हॉर्स जो कि मेयर है। एक डोंकी की ब्रीड है और एक हॉर्स की ब्रीड है। जब इन दोनों का मतलब क्रॉस कराया जाता है तो फाइनली जो बन के आता है वो क्या बनता है? आपका म्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो कि कैसा है? विच इज़ नॉट एबल टू, मतलब स्टेराइल है, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। उसी तरीके से अगर मैं मेल हॉर्स की बात करूँ, मेल हॉर्स को स्टालियन बोलते हैं और फीमेल डोंकी को जिनी। ठीक है, डोंकी, मेल डोंकी जैक है और फीमेल डोंकी जिनी है। मेल हॉर्स स्टालियन है, फीमेल हॉर्स क्या है? मेयर कहलाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मेल हॉर्स को जब फीमेल डोंकी के साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या बनता है? हिनी। और ये भी कैसी होती है? मतलब कि स्टेराइल होती हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो अनएबल टू रिप्रोड्यूस। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज आस्किंग अबाउट दैट देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ साइंस डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये किसके उसमें आता है? इट कम्स अंडर द टर्म टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी का, उससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, किसने दिया था ये, मतलब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? तो आपके कैरोलस लिनियस सर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, एग्जाम में इसका ये सीक्वेंस पूछा था कि पहले आइडेंटिफिकेशन होता है कि पहले नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना कि पहले आइडेंटिफाई करोगे किसी चीज़ को, फिर उसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा एंड देन आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन किया जाता है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आईसीबीएन। आईसीबीएन क्या है? आईसीबीएन और आईसीजेडएन दोनों बहुत कॉमन है, पता भी होगा आई थिंक कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और बाकी ये फॉर और ऑफ में थोड़ा सा वो था, एक बार नीट का पेपर था तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया था। बाकी ऐसा इसमें कुछ खास वो नहीं है। ठीक है, जो आईसीजेडएन वाला जो है वो क्या होता है? आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और ये क्या है? कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। या कई बार इसमें ऑफ भी दे देगा तो फिर आप वो भी करेक्ट कर सकते हो। फुल फॉर्म आईसीबीएन का इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है, और द पॉइंट ऑफ आईसीबीएन इज टू गारंटी दैट, वही सारी चीज़ें हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट। डैश हैज़ फॉर्मुलाइज्ड बायनोमिकल नॉमेनक्लेचर। बायनोमिकल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस सर ने दिया था। और इन्होंने बुक जो लिखी थी, क्या नाम था उसका? सिस्टेमा नेचुरे, कब पब्लिश हुई थी? 18th सेंचुरी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुक सिस्टेमा नेचुरे एसोसिएटेड। तो सिस्टेमा नेचुरे जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड है। ऑप्शन सी जो है ये
नेचुरल सिलेक्शन बुक जो है वो मतलब सिस्टेमा नेचुरे जो है वो किससे रिलेटेड है? तो इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गिवन बाय द कैरोलस लिनियसर, Swedish botanist and zoologist and physician who introduced the Linnean taxonomy, which introduced the classification of plants and animals. क्वेश्चन नंबर 6, सोलेनम ट्यूबरोसम जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है? तो वो सबको पता है कि पोटैटो का है। और साथ में यहाँ पे देखो टोमेटो का भी दिया है, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, ये तीन के तीनों क्या हैं जो है वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। बाकी देखो ये फैमिली तो ऐसी है मतलब कि इस मतलब जितनी भी मतलब मोस्ट ऑफ दी डे टू डे लाइफ में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, जैसे वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ दी जो है वो किससे मतलब सोलेनेसी से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो तुम्हें मेन तो तुम्हारा क्या था? पोटैटो था। ठीक है, जो कि सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया। उसके बाद में टोमेटो, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। ठीक है, बोटेनिकल नेम इसका क्या है? लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम हो गया। फिर उसके बाद में ब्रिंजल, जिसको एग प्लांट भी बोलते हैं। एग प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुमने देखा होगा मतलब जो ब्रिंजल होते हैं वो भी कई वैरायटी के होते हैं, मतलब पर्पल कलर वाले भी होते हैं, वाइट वाले भी होते हैं। तो जो वाइट वाले होते हैं ना, उसका शेप जो है वो कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, इस तरीके से रहता है, तो वो ऐसे लगता है जैसे कि प्लांट में एग लगा हुआ है, इसलिए एग प्लांट के नाम से उसको मतलब बोलते हैं। और उसका बोटेनिकल नेम जो है वो क्या आ जाता है आपका? सोलेनम मेलॉन्जिना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर इसमें अश्वगंधा जो है विथेनिया सोमनीफेरा इसी फैमिली का आ जाता है। बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, वो भी इसी फैमिली का है। धतूरा, ठीक है, सोलेनम धतूरा स्टेमोनियम मोनियम, ये भी क्या है? धतूरा, इसी फैमिली से है। फिर उसके बाद में कुछ ग्राउंड चेरी, जिसको हम लोग फाइसेलिस बोलते हैं ना, फाइसेलिस, वो भी फाइसेलिस पेरुवियाना, वो भी इसी फैमिली से ही बिलोंग करता है, जिसको केप गूसबेरी के नाम से जानते हैं कॉमनली। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका हेनबेन। ठीक है, जिसको हायोसाइमस नाइगर बोलते हैं, वो भी इसी फैमिली से है। एग प्लांट, पोटैटो, टोमेटो, ये सारे हो गए। और फिर उसके बाद में पेपर, चिली जितनी है, मिर्चियाँ, जैसे कि कैप्सिकम एनम हो गया, बेल पेपर हो गया, साइनी पेपर हो गया, ये सारी जो है वो मतलब कि कैप्सिकम जो है वो शिमला मिर्च, वो इसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ठीक है, बेल पेपर्स जितनी हैं सारी इसी से आ जाएंगी। फिर मिर्ची में भी आ जाती हैं, कुछ और भी हैं कैप्सिकम की स्पीशीज़, जैसे चिली पेपर, घोस्ट पेपर, जो असम साइड में होती है, काफ़ी स्पाइसी होती है वो। ठीक है, और एक होती है कैप्सिकम फ्रूटिसेंस। ठीक है, ये हो गया। फिर पिटूनिया, ठीक है, पिटूनिया जो भी है वो भी इसी से है। टोबैको आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, तो टोबैको निकोटियाना टोबैकम, तो ये सब के सब क्या है? सोलेनेसी से ही बिलोंग करते हैं। और इसका इम्पॉर्टेंट फीचर या मतलब जनरली इसकी ओवरी से मतलब इस तरीके से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्सोनॉमी में एक ये फैमिली आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो फॉर द DSSB ऑल्सो एंड फॉर द स्टेट एग्ज़ाम्स जो भी हैं, RPSC है, UP PGT TGT है, बिहार है, उड़ीसा है, तेलंगाना, जो भी हैं, जहाँ के भी हैं सारे। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में तो कुछ उतना खास नहीं है। बाकी देखो 150 स्पीशीज़ हैं इसमें। ठीक है, ट्यूबर बियरिंग स्पीशीज़ ऑफ द जीनस सोलेनम। ट्यूबर इज अ सोलन पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम। बाकी अगर आप थोड़ा सा अपने हाथों को कष्ट देना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स आप लिख के भेज सकते हो, उससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ओब्लिकली प्लेस्ड ओवरी, स्वॉलन प्लेसेंटा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। फैमिलीज को मतलब जो कैरेक्टराइजेशन किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है? वेजिटेटिव फीचर पे तो किया ही जाता है, साथ ही रिप्रोडक्टिव फीचर पे। क्यों? क्योंकि उसका रूट स्टेम लीफ कैसा है ये तो हम देख ही रहे हैं, साथ में उसका फ्लावर कैसा है, फ्लावर की पोजीशन कैसी है, फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, उनका एस्टिवेशन, उनकी पोजिशंस, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिक्वायर होती हैं। तो ऑप्शन जो है वो C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रिप्रोडक्शन इज अ मेथड बाय विच वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स, इट कैन अकर विद इन द मेंबर्स ऑफ। तो रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो विद इन द सेम स्पीशीज़ होगा। अगर आप ह्यूमन बीइंग हो तो ह्यूमन बीइंग की ही मतलब स्पीशीज़ के साथ वो करोगे। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब मैमल में और भी कैटेगरीज हैं तो किसी के साथ भी जा कर के नहीं हो जाए। डॉग है तो डॉग के साथ ही करेगा, लॉयन के साथ नहीं हो जाएगा। हाँ तुम हाइब्रिड बनाना चाहो तो किसी का भी कर सकते हो, बट अगर बात यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस की हो रही है तो वो विद इन द सेम स्पीशीज़ होगा। ठीक है, स्पीशीज़ लेवल पे होगी ये चीज़। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन पोटेंशियली इंटरब्रीड और मेट विद वन अनदर और प्रोड्यूस वायबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है,
ऑल स्पीशीज कॉन्सेप्ट हैव लिमिटेशंस एंड वर्क बेटर फॉर सेम ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप देन अदर्स। इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच अ न्यू स्पीशीज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, स्पीशिएशन बोलते हैं। और हाँ, सोलेनेसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको मकोई बोलते हैं, ठीक है, मकोई है ब्लैक नाइट शेड, मतलब उसको बोला जाता है, वो सोलेनम निग्रम होती है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से और सारी चीज़ों से, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि वी कैन ईट द रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स, हम बहुत सारे प्लांट्स के रूट्स को खाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विद एडिबल रूट। एडिबल रूट का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका स्वीट पोटैटो आ जाता है। और भी एडिबल रूट्स क्या आ जाएंगे आपकी, कैरेट हो गया, रेडिश हो जाएगा, टर्निप आ जाता है, और बीट रूट वगैरह हो गया। बाकी जिंजर और मतलब गार्लिक और अनियन जो है वो क्या है, मतलब है तो रूट ही, लेकिन इनको बल्ब की कैटेगरी में रखा गया है। सो आप मतलब स्ट्रिक्टली इनको वो नहीं कह सकते हो, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बल्ब, जिसमें जो एक होता है ट्यूनिकेटेड बल्ब, ठीक है, ट्यूनिकेटेड में आ जाएगा आपका अनियन। और इम्ब्रिकेटेड की अगर बात करी जाएगी तो इम्ब्रिकेटेड में आपका आ जाता है गार्लिक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। रूट वेजिटेबल्स लाइक स्वीट पोटैटोज हैव अ लॉट ऑफ फ्लेवरफुल एंड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्थ बेनिफिट्स। मैनी वैराइटीज ऑफ स्वीट पोटैटो आर मेंबर ऑफ द फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कन्वोल्वुलेसी से। बाकी एडिबल रूट्स में बीट रूट आ जाएगी आपकी, टर्निप, अनियन, रेडिश वगैरह दे रहा है, कैरेट वगैरह, ये सारे के सारे जो है वो इसमें आ जाते हैं। टैरो रूट्स होती हैं, कसावा होता है, ये सब भी क्या है, रूट वेजिटेबल ही हैं। और एक आती है नोल खोल, नहीं, लेकिन वो नोल खोल ये नहीं है, नोल खोल तो शायद वो है, उसका स्टेम खाया जाता है, चेक करना एक बार, बताना मुझे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। मतलब प्राइमरी रूट जो है वो शॉर्ट लिव्ड है एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। मतलब प्राइमरी रूट को रिप्लेस करके सेकेंडरी रूट्स आती हैं और जो कि बहुत ज़्यादा नंबर में होती हैं। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। तो जब फाइब्रस रूट सिस्टम आ ही गया तो आपको आंसर ऑलरेडी ये पता चल गया होगा कि ये किसकी बात की जा रही है, मोनोकॉट्स की, ठीक है। और डाइकॉट्स में कैसा होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वीट प्लांट फाइब्रस रूट सिस्टम इज मेड अप ऑफ देज रूट्स विच कम फ्रॉम द स्टेम के बेस से निकलती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए मैं इसको मार्क कर रही हूँ फिर से। जिंजर, अनियन, वीट एंड ग्रास आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच प्लांट इज सीन ग्रोइंग इन स्वाम्पी एरियाज विद मैनी रूट्स कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। मतलब मान लो कि ऐसे ये ट्री लगा हुआ है तो रूट्स जो है वो इस तरीके से ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकली होती हैं। वाई, क्यों निकली होती हैं, क्यों, फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस, ठीक है, क्योंकि स्वाम्पी एरिया में क्या होता है, दलदल होता है, वहाँ पे रूट्स जो है वो मतलब सॉइल पोरस नहीं होती, वहाँ से वो मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस उनका नहीं हो पाता, इसीलिए ये रूट्स जो है प्रोट्रूडेड आउट होती हैं। और ये जो पोर्स होते हैं यहाँ पे, इन पोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूमो, तो रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, निमेटोफोर्स बोलते हैं। बट जो रूट्स के ऊपर ये जो बता रही थी ये चीज़ होती है, ओपनिंग होती है, जिससे मतलब ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेथोड्स, ठीक है। और ये कहाँ पे, जो भी मतलब स्वाम्पी एरियाज में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनका ही ये क्या है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, राइजोफोरा हो जाएगा। बाकी वैसे याद कर सकते हो, ये सारे कैसे हैं, जो भी हैं ये स्वाम्पी एरिया में ग्रो करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, मतलब ऐसे याद कर सकते हो, मैंने तो बस ऐसे ही बताया है कि देखो इसमें H4 आ जाता है आपका हेरिशियरा, में भी स्पेलिंग इनकरेक्ट होगी, करेक्ट कर लेना। A फॉर एविसीनिया, ठीक है, R फॉर राइजोपोरा और S फॉर सोनेरेशिया। तो इतने सारी जो स्पीशीज़ हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, आपके मैनग्रोव्स में पाई जाती हैं। राइजोफोरा को हम लोग रेड मैनग्रोव के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में ब्लैक मैनग्रोव जो है वो किसको बोलते हैं हम लोग, एविसीनिया को। ये क्या होता है, BM से लिख रही हूँ, ब्लैक मैनग्रोव होता है। उसके बाद में वाइट मैनग्रोव भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेगनकुलेरिया रेसिमोसा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं तो है तो मतलब ध्यान मत दो। वाइट मैनग्रोव आ गया, ब्लैक मैनग्रोव एविसीनिया आ जाता है। उसके बाद में राइजोपोरा को रेड मैनग्रोव के नाम से जानते हैं, यह आ जाएगा आपका रेड मैनग्रोव हो जाएगा।
और उसके बाद में फिर सोनेरेशिया वगैरह भी आ जाते हैं, इसमें भी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं। तो इन सर्टेन प्लांट्स मैनी रूट इमर्जिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेज डेवलप अपवर्ड कॉल्ड, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, निमेटोफोर्स बोलते हैं रूट्स को, और जो पोर होता है वो निमेटोथोर्स होगा, निमेटोथोर्स होगा यहाँ पे। These are the changes need to get oxygen for the breathing. Nematophores are found in mangroves and in damp regions like rhizopora वगैरह में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट्स। तो एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट्स लिखी थी के इसाऊ मैम ने, ठीक है, इनका नाम क्या है, कैथरीन इसाऊ। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है डायरेक्टली। कैथरीन इसाऊ वॉज बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ रशियन फैमिली में इनका मतलब बॉर्न हुआ था, कहाँ पे, एकेटेरिनो स्लेव में, ठीक है, एकाटेरिनो स्लेव। कैथरीन इसाऊ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट एनाटोमिस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में ये काफ़ी प्रचलित हुई। ही पब्लिश्ड प्लांट एनाटॉमी इन्होंने 1954 में पब्लिश की थी, और एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट जो किया था वो 1960 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द रीजन ऑफ द स्टेम फ्रॉम वेयर लीव्स आर बॉर्न। स्टेम है, स्टेम के किस रीजन से जो है वो लीव्स आपकी बॉर्न होती हैं, तो हमेशा देखा होगा कि नोडल रीजन से, ठीक है। ये जो डॉट वाला पोर्शन है मतलब दिख रहा होगा, ये कैसा होता है, ये आपका नोडल रीजन होता है, और दो नोड के बीच में जो ये एरिया प्रेजेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड, ठीक है। तो इंटर नोड पे नहीं, लीफ हमेशा कहाँ से बॉर्न होगी, आपके नोडल रीजन से या फिर नोड से होती है। जैसे कि आप बहुत अच्छे से अगर देखना चाहो तो शुगर केन आपने सभी ने अच्छे से देखा होगा, शुगर केन, वीट वगैरह, इन सब में आप अच्छे से देख सकते हो, ये चीज़ें बहुत इजीली विजिबल होती हैं। नोड्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट विच बड, ट्विग एंड लीव्स आर प्रोड्यूस। द लीव्स एंड स्टेम्स टुगेदर कॉल्ड शूट्स। द पेटियोल इज द स्टॉक कनेक्शन ऑफ द लीफ टू द स्टेम। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, थोड़ा सा डिटेल में मैंने जब पढ़ाया था आपको प्लांट एनाटॉमी। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट बियर बोथ द नोड एंड इंटरनोड। मतलब किसी प्लांट की बात की जा रही है जो कि क्या बियर कर रहा है, बोथ नोड और इंटरनोड है, ठीक है। कह रहा है कि इट इज़ जनरली ग्रीन, वो हरा रहता है, बट व्हेन यंग, जब यंग है तो वो ग्रीन है, बट चेंजेस इट्स कलर। तो ये किसकी बात हो रही भाई, नोड और इंटरनोड कहाँ पे, किस पार्ट पे प्लांट के होते हैं भाई, स्टेम पे होते हैं। और स्टेम ही क्या है, मतलब स्टार्टिंग में स्टेम भी क्या है, जब उस पर बहुत मतलब लीव्स नहीं होती हैं अच्छे से, तो वो स्टेम भी क्या है, एक तरीके से फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट में सिर्फ लीफ ही फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो जब वो पहले स्टार्टिंग में फोटोसिंथेसिस का काम करता है तो वो यंग होता है, बट आफ्टर दैट जब उसमें अच्छे से लीव्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो फिर वो मेच्योर हो जाता है, और वो स्टोरेज और प्रोटेक्शन और सपोर्ट वगैरह सारे काम देखने लगता है। तो इस वजह से जो ये सारे काम हैं वो किसके आ जाते हैं, आपके स्टेम के आ जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग व्हेन द इंसीजन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिड रिब। ठीक है, लीफ ऐसे होती है, लीफ का ये क्या होता है, लेमिना होता है ना, ये मतलब ये से मार्जिन है और यहाँ पे ये मिड रिब है। तो अगर इंसीजन जो है वो पूरा यहाँ मिड रिब को टच कर रहा है, ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, जैसे कि नीम में होता है, नीम हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, इन सब में, तो वो क्या कहलाती हैं, कंपाउंड लीव्स कहलाती हैं। ठीक है, मतलब ये बात कहीं ना कहीं जो है ये सही है। ये लीफ कैसी है, ये सिंपल लीफ है। उसके बाद में दूसरा कह रहा है कि फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। मतलब फिलोटैक्सी क्या है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है लीव्स का, कहाँ पे, ब्रांच पे। तो ये भी बात क्या है, दोनों बातें मतलब सही हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो मतलब भाई इसमें से कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। फिर से इनकरेक्ट पूछ रहा है, और इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये मतलब मैं जब एग्जाम्स देती थी ना, मेरे साथ ये बहुत मिस्टेक होती थी। मतलब क्वेश्चन को बस पूरा मैंने ध्यान से पढ़ना ही नहीं होता है, क्यों, गलती यही होती है हमारी। मतलब इतना मान के चलो कि आपका जो
60% आंसर जो है वो आपका उसी क्वेश्चन में ही छिपा होता है, ठीक है। 40% आपकी नॉलेज काम करती है, बाकी कुछ आपका कॉमन सेंस भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है एग्जाम में। और हम क्या करते हैं, हमने मतलब पढ़ लिया सब कुछ बहुत अच्छे से, हाँ बस आप एकदम जाएंगे और एकदम फतेह करके आएंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि बस अपन ने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ना होता है, गए और बस ऑप्शंस पढ़े, उसके बाद में करेक्ट का इनकरेक्ट मार्क कर दिया, कुछ का कुछ पूछा है वो। तो हमेशा पेशेंसली देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। तुम्हें नहीं भी आता है, अगर क्वेश्चन बड़ा है तुम्हें नहीं भी आता है तो ठीक है, तुम उसको एक दो बार अगर आराम से तुम पढ़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं बायो इतनी ज़्यादा वो है कि इंटरकनेक्टेड है कि कहीं ना कहीं तुम लिंक कर ले जाओगे उस चीज़ को। तो उसको ध्यान देना थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। कैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल ऑफ द फ्लावर, सही है। कोरोला क्या है, ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, ये भी सही है। गाइनोशियम कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस, यही चीज़ गलत निकल के आ गई। प्लेसेंटेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। तो सबको दिख गया कि आंसर सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि गाइनोशियम क्या है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। ये होता है ना आपका पिस्टिल, ठीक है। ये क्या आ जाता है आपका, स्टिग्मा हो जाएगा, देन ये स्टाइल आ जाता है, और फिर यहाँ पे ये नीचे सोलन पोर्शन ओवरी। और ओवरी में ही क्या लगे होते हैं, आपके ओव्यूल्स लगे होते हैं। ओवरी मैच्योर होने के बाद में क्या बनाती है, फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, और ओव्यूल्स जो है वो क्या बना लेते हैं, सीड बना लेते हैं। ये पूरा पोर्शन की अगर बात करूँ तो इस पूरे पोर्शन को पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है, पिस्टिल कहलाता है। और या फिर गाइनोशियम, जो कि कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। बाकी कैलिक्स कोरोला हो ही गया। और एंड्रोशियम जो है वो किसका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम में क्या आ जाते हैं, आपके स्टेमेंस आ जाते हैं। स्टेमेन में 2 पार्ट होता है, ऊपर बाइलोब्ड एंथर लगा होता है और फिर नीचे उसका फिलामेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पोटैटो फैमिली। वही सोलेनेसी जो भी हम ऑलरेडी देख के आए हैं, मतलब हलवा था। एक एक फैमिली, जिस बच्चे ने ठीक से पढ़ी होगी उसको 2 जगह बेनिफिट मिल गया होगा आराम से। अब देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इसका फीचर, बस ये ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी, सुपीरियर ओवरी, एपिपेटलस कंडीशन और पेंटामेनस फ्लावर्स, यही इंपॉर्टेंट है। और इसी से बहुत बार क्वेश्चन आया था, केवीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था और कई सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है। तो बस यही इसके फीचर थोड़े से याद कर लो और बाकी एग्जाम्पल्स पढ़ लो, क्लासिफिकेशन देख लो, इतने तुम्हारी फैमिली तैयार है। और हाँ, इसमें फ्रूट्स किस टाइप के होते हैं, तो कैप्सूल, धतूरा वगैरह जो है वो किस में आ जाता है, कैप्सूल में आ जाएगा। बेरी, टोमेटो, ब्रिंजल वगैरह ये सब किस में है, बेरी में आ जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का सिंबल क्या होता है, ऐसे हम ना फ्लोरल फार्मूला में डिनोट करते हैं। और जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि जो फ्लावर है उसको आप किसी भी प्लेन से सिर्फ एक ही, मतलब एक ही बार काट सकते हो, 2 बार नहीं काट सकते हो। मतलब अगर उस फूल को आपको बराबर 2 भागों में काटना है तो बस आप एक ही बार काटोगे, ठीक है, दोबारा नहीं। अब जैसे धतूरा वगैरह का फूल है या उसका है तो उसको आप मतलब किधर से भी काटोगे तो वो बराबर बराबर ही कटता है। लेकिन यहाँ पे ये जाइगो, तो इसका इसका सिंबल भी यही होता है एक्टिनोमॉर्फिक का। ये किसका सिंबल है, ये है एक्टिनोमॉर्फिक का। और ये वाला किसका होता है, जाइगो का होता है। तो जाइगो किस में आता है, आपको देखने को मिलेगा, आपको इसमें गुलमोहर में आ जाएगा, ठीक है। गुलमोहर हो गया, पी हो गया, लेगुमिनेसी फैमिली में जितने हैं पी आ जाता है, बीन्स आ जाएगा, ठीक है। इन सबों में क्या है, आपको जाइगोमॉर्फिक देखने को मिलेगा, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। और बाकी मस्टर्ड, चिली, धतूरा, इन तीनों में क्या आ जाएगा आपका, ये मतलब कि कैसा होगा, इसमें एक्टिनो आ जाता है। अ फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल वर्टिकल हाफ्स बाय ओनली 1 प्लेन, ठीक है, सिर्फ एक प्लेन से आप उसको काटोगे 2 बराबर भागों में, उसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। और ये कहाँ पे है, इट इज़ मोस्ट कॉमन इन फ्लावर दैट एट लीस्ट 2 डिफरेंट साइज पेटल्स। जैसे कि पी वगैरह में देखो कैसा होता है, उसमें 3 तरीके के होते हैं ना, सबसे बाहर वाला स्टैंडर्ड, फिर विंग, कील, कैरीना, ऐसे करके आता है ना। पी, बीन, कैशिया और गुलमोहर, इन सबों में क्या आता है, आपको जाइगोमॉर्फिक देखने को मिल रहा है। काफ़ी इजी है वैसे ये पेपर। पिथ इज द एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज वेल डेवलप्ड इन। तो पिथ किस में होता है, सीधी सी बात है, ये 2 ही जगह आपको देखने को मिलती है पिथ, या तो मोनोकॉट की रूट में आपको देखने को मिलेगा और दूसरा कहाँ पे है आपका, डाइकॉट के स्टेम में, ठीक है। तो ये बस फिक्स है ये चीज़, ऑप्शन डी, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओविलिया। ओविलिया में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको मेटाजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, मेटामेरिज्म नहीं लगा के आना। मेटामेरिज्म किस में होता है, एनिलिड्स वगैरह में देखने को मिलता है, जो एक हर, जैसे ये देख लो केचुआ है तो इसका हर सेक्शन जो है वो क्या होता है, एक कंप्लीटली उसमें सर्कुलर रिंग में डिवाइड होता है, तो ये कंप्लीट मेटामेयर्स होते हैं। तो मेटामेरिज्म जो है वो एनिलिड्स का फीचर है। मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं तो मेटामॉर्फोसिस आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे मतलब चेंज होता है, तो ये आर्थ्रोपोड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा आ जाएंगे, आर्थ्रोपोड में इंसेक्ट हो गए, क्रस्टेशियंस हो गए, फिर कॉर्डेट्स आ जाते हैं आपके। ठीक है, कॉर्डेटा आ जाएगा, और कुछ मोलस्क भी हैं जहाँ पर क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। और डाइमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं तो डाइमॉर्फिज्म एक्चुअली ना होकर कि ये पूरा टर्म क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आपको एनिलिडा में देखने को मिल जाएगा, अर्थवॉर्म में, एस्केलमिंथिस में, राउंड वॉर्म में, जैसे स्कैरिस वगैरह में है ना, एक मतलब बड़ा होता है एक छोटा होता है, फिर कॉर्डेट्स में, वर्टिब्रेट्स में, मैमल वगैरह में, तो इस तरीके से इसको देख लीजिएगा। बाकी ओविलिया क्या है, ये सेक्सुअल पॉलीप्लॉइड फेस है, अल्टरनेट विद सेक्सुअल मेडुसा बना लेता है। इसी चेंज को क्या बोलते हैं, मतलब कि मेटाजेनेसिस बोलते हैं। पॉलिप जो है वो कैसे, एसेक्सुअली किस में चेंज हो जाता है, मेडुसा में चेंज हो जाता है, और मेडुसा फिर सेक्सुअली किस में चेंज हो जाता है, पॉलिप में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है ग्रेविड प्रोग्लोटिड हैज। तो जो ग्रेविड होता है उसमें क्या होता है कि ब्रांच्ड यूट्रस होता है फिल्ड विद फर्टिलाइज्ड एग्स। हमेशा ये मार करके आना, ये मत लगा देना कि हाँ मेल फीमेल जो है वो पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। इसमें भी देखो बेसिकली इसकी मतलब जो बॉडी होती है टीनिया की, वो तीन तीन उसमें डिवाइड होती है। ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स में डेवलपमेंटल स्टेज के टाइम में। जो मतलब स्टार्टिंग वाला रीजन होता है वो इमेच्योर होता है। ठीक है, इमेच्योर प्रोग्लोटिड पाए जाते हैं। फिर जो मिडल वाला होता है वो मेच्योर होता है। ठीक है, दिस इज द मेच्योर प्रोग्लोटिड रीजन। और यहाँ पे लास्ट वाला जो होता है वो कैसा होता है, ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता है। तो जो इमेच्योर वाला है उसको ध्यान से सुनो। दीज आर फाउंड क्लोजर टू द नेक रीजन। जो इसका नेक रीजन होता है इसके क्लोजर होता है रीजन ऑफ द टेपम, एंड हैव नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब यहाँ पे फुल्ली ना मेल और ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं। फिर जो मेच्योर वाला आ जाता है, इस वाले में क्या आता है, दीज आर द रीजन्स लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द स्ट्रोबाइला। स्ट्रोबाइला या द सेगमेंट पार्ट ऑफ द टेपम। मतलब ये एक रीजन को क्या बोलते हैं, स्ट्रोबाइला बोलते हैं। तो ये कैसा होता है, ये मिडल पार्ट है। इसमें क्या है, कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, जो कि कैसे होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, एंड दे आर अलाउिंग फॉर द फर्टिलाइजेशन। मतलब वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो चुके होते हैं। तो जो ग्रेविड वाला है, ग्रेविड वाले में ये मत मार्क करके आना कि उसमें मेल होता है या फीमेल होता है, वो क्या है, दीज आर द लोकेटेड एट द पोस्टीरियर एंड। ये एंटीरियर पार्ट हो गया इसका, और ये कैसा है, एकदम लास्ट वाला पोस्टीरियर एंड। तो पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्ट्रोबाइला एंड आर फिल्ड विद एग्स। इसमें एग्स जो है वो फिल्ड होते हैं, कैसे, वो फर्टिलाइज्ड होते हैं, रिजेंबलिंग सेक्स होती हैं, फुल ऑफ एग्स, दैट जो कि क्या है, दे आर रिलीज विद द फीस, मतलब फीसेस या फिर फीकल मैटर के थ्रू ये क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं बॉडी से। बाकी थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ना तो समझ में आ जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। इमेच्योर प्रोग्लोटिड हैव नॉट येट डेवलप सेक्सुअल ऑर्गन, वाइल द ग्रेविड में क्या होता है, सैक ऑफ फुल फर्टिलाइज्ड एग्स होता है। दिस सेगमेंट हैव नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन देम। मतलब इनमें जो है ग्रेविड वाले में कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका जो मैच्योर वाला है वहाँ पे देखने को मिलेगा। और बाकी डिजीजेज वगैरह तो क्या कॉज करता है ये तो तुम्हें भी पता ही होगा। ठीक है, किटीनियसिस कॉज करता है, और फिर साथ ही साथ सिस्टिसर्कोसिस हो गया। और टीनिया सेजिनेटा जो क्या है वो बीफ टेपवर्म है, टीनिया सोलियम क्या है, पोक टेपवर्म है। तो इस तरीके से मतलब देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ होस्ट इन इट्स लाइफ साइकिल। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और अल्टरनेशन ऑफ होस्ट, मतलब होस्ट को कौन, होस्ट चेंज वाला जो काम है वो किसके उसमें देखा जाता है, तो वो फैसियोला में देखा जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब कि ये शीप और उस पर अपनी लाइफ को क्या करता है, चेंज स्पेंड करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये कैसा है, डाइजेनेटिक होस्ट है। तो फैसियोला पैरासाइट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ होस्ट इन इट्स लाइफ साइकिल।
जो इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय जर्म सेल्स होता है ऑफ स्पोरोसिस्ट एंड रेडिया फॉलोड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एडल्ट स्टेज। कहने का मतलब है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जर्म सेल्स से होती है स्पोरोसिस्ट में, और रेडिया जो है फिर बाकी आगे इसमें भी तो 5 वो होते हैं, 5 तरीके के मतलब स्पोरोसिस्ट पाए जाते हैं या लार्वा जिसको कह सकते हो, मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। मतलब कहने का मतलब है कि 5 तरीके के लार्वल स्टेजेस होती हैं, मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉर्जन। टॉर्जन मतलब कि जो पाइला देखा है आपने, देखा ही होगा डेफिनेटली, तो उसकी बॉडी में जो इस तरीके से होता है ना, ये कुछ इस तरीके का मतलब रहता है, मैं एग्जैक्टली नहीं यहाँ पर ड्रॉ कर पा रही हूँ। तो ये टॉर्जन जो है वो किस उसकी वजह से होता है और ये किसका फीचर है। तो सबसे पहली बात तो ये फाइलम किसकी बात की जा रही है, मोलस्का की बात की जा रही है। मोलस्का में भी और स्पेसिफिक जाओगे तो ये कौन से उसकी बात कर रहा है, तो ये गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा में ही आपका पाइला आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। टॉर्जन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैस्ट्रोपोडा क्लास का है। इट इज सीन इन मैनी गैस्ट्रोपोड्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लार्वल टर्न ऑफ इवेंट। द विसरल मास एक्सपीरियंसेस टेंशनल फोर्सेस। इसके अंदर जो विसरल मास होता है ना, सबसे बाहर मतलब वो विसरल मास हो गया, मेंटल हो गया और शेल, इन सब में क्या होता है 180 डिग्री पे क्या होता है, रोटेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू द हेड एंड फुट ऑफ द गैस्ट्रोपोड। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, what term is used for the nephridia which discharge their excretory product into the lumen of gut। ठीक है, 3 तरीके के नेफ्रीडिया होते हैं, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो ये कौन से वाले हैं जो क्या कर रहे हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को गट के ल्यूमन में ही डाल रहे हैं, तो ये एंटीरोनेफ्रिक होते हैं, सी। बाकी बोथ फेरेंजियल नेफ्रीडिया और सेप्टल नेफ्रीडिया रिलीज करते हैं एक्सक्रीटरी मैटर इनटू द इंटेस्टाइन मेकिंग देम एंटीरोनेफ्रिक। रिलीज ऑफ वेस्ट मैटर थ्रू स्टमक इज अ वेरिएशन टू प्रिजर्व वाटर बाय इट्स रीअब्जॉर्प्शन इन द स्टमक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल कार्टिलेजिनस फिशेस, फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स। ठीक है, विच ऑफ द अबव एनिमल्स हार्ट इज ऑरिकुलर कंसिस्ट ऑफ सिंगल चैम्बर। तो भाई फिशेस का ही क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, वेनस हार्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनके हार्ट में मतलब बस एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। ठीक है, एक ऑरिकल होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है, और ब्लड सिंपली बस यहाँ से फ्लो करता है, बाकी यहाँ पर कोई उसका मतलब गैसेस एक्सचेंज वगैरह, फिल्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। गैसेस एक्सचेंज और सारी चीज़ें इनके गिल्स में होती हैं, इसीलिए इनका हार्ट जो है वो वेनस हार्ट कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, कार्टिलेजिनस फिशेज आ जाएंगी जिसमें सिंगल ऑरिकल कंसिस्ट ऑफ सिंगल चैम्बर आ जाएगा। बाकी एम्फीबियंस में भी कैसा होता है, मतलब 2 ऑरिकल आ जाते हैं, क्रोकोडाइल्स में भी, मतलब रेप्टाइल्स में भी 2 ऑरिकल, और क्रोकोडाइल में तो 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होता है, लेकिन एम्फीबियन की बात की जाए तो 2 ऑरिकल होते हैं और एक ही वेंट्रिकल होता है। मतलब कि ऑरिकल तो 2 हैं लेकिन वेंट्रिकल एक ही होता है, पूरी तरीके से सेपरेशन इसमें नहीं हुआ होता है। ये एम्फीबियंस की बात हो रही है। और रेप्टाइल्स का भी यही सीन है, लेकिन रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल है ये एक्सेप्शन में आ जाता है। यही कैसे आता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फ्रॉग 3 चैम्बर्ड है, ये 2 चैम्बर्ड में आ जाएगा। So option 1 is the correct answer. Cartilaginous fishes are yoked fish with paired fins, paired nostril, scales, 2 chambered heart होता है, skeleton made up of cartilage rather than bone. बोनी फिशेस क्या होती हैं, ऑस्टिक होती हैं, रोहू वगैरह, कटला, ये सारी उसमें आ जाएंगी। फिशेस हैव 2 chambered head with a single atrium and a single ventricle। 26 का रह दे जॉलिस वर्टिब्रा। तो जॉलिस वर्टिब्रा जो थे वो क्या थे, ए गनैथा। ए क्या था, ए रिप्रेजेंट करता है किसको, एब्सेंट को, और गनैथा मीन्स क्या होता है, जबड़ा या फिर माउथ। ठीक है, तो ए गनैथा मतलब जबड़ा या माउथ क्या है, एब्सेंट है। ये भी मैंने एनसीईआरटी बहुत सही से अच्छे से पढ़ाई थी, देख लीजिएगा जा करके, दोबारा फिर से नहीं एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ए गनैथा एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ द प्रिमिटिव जॉलेस फिशेस दैट इंक्लूड। इसमें आती कौन कौन सी फिशेज हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था पेपर में ये।
तो इसमें आ जाएंगे आपके साइक्लोस्टोम्स आ जाते हैं, जिसमें मॉडर्न लैम्प्रेज और हैज फिशेस आती हैं। वेरियस एक्सटिंक्ट आर्मर्ड फिशेस भी इसी ग्रुप में आती थी। साइंटिस्ट हैव फाउंड फॉसिल ऑफ एग्नेथन स्पीशीज फ्रॉम द लेट कैम्ब्रियन पीरियड। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी कि कब उसमें दिया है, कौन से पीरियड में, तो लेट कैम्ब्रियन में 500 मिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई कौन करेगा, टॉर्पीडो ही तो करेगी। टॉर्पीडो और स्टिंगरे दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। टॉर्पीडो क्या है, इसको टॉर्पीडो इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक बीम फॉर बीइंग फिट फॉर क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक रिलीज। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव का रिलीज करती है, विच यूटिलाइज फॉर द गार्ड, मतलब ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये ऐसा करती है। इलेक्ट्रिक ईल कैन ग्रो अप टू, कितने लंबी हो सकती है, अप टू 8 फीट। ठीक है, 8 फीट तक इसकी लेंथ हो सकती है। द मेन इलेक्ट्रिक ऑर्गन पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कहाँ पे लोकेटेड होता है, डोर्सल साइड। इट स्पेंस द मिडल हाफ ऑफ द बॉडी फ्रॉम जस्ट बिहाइंड द हेड ऑफ द मिडल ऑफ द टेल होगा यहाँ पे। दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस अप टू 800 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 8 से थोड़ा रिलेशन है, याद रखना। 8 फीट लंबी होती है और 800 वोल्ट का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द ब्रीदिंग ऑफ ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल की जो ब्रीदिंग है वो किससे होती है, नोज होता है, गिल्स, स्किन, ऐसा कुछ होता है, नहीं, उसमें ब्लो व्हेल होता है। ठीक है, अगर आपने व्हेल को देखा है तो देखा होगा ध्यान से कि वो जब मतलब समुद्र में रहती है पानी में, तब वो सांस नहीं ले पाती। वो सांस लेने के लिए क्या करती है, बाहर निकल के आती है। और जब बाहर निकल के आती है तो जैसे मान लो कि ये आपकी फिश हो गई, ठीक है, ऐसे मतलब बना दे रही हूँ ऐसे ही सब सिंपली, तो उसके यहाँ पे होता है। तो जब वो बाहर निकल के आती है तो कुछ इस तरीके से पानी बहुत सारा वो मतलब ऐसे प्रोपेल करती है बाहर की तरफ में, ऐसे फेंकती है। तो होता क्या है, देखो ध्यान से, अच्छा है इसका मतलब, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स, ये आते किस में, मैमल की कैटेगरी में आते हैं। तो मैमल भाई मुंह से या नाक से ही सांस लेता है। ठीक है, उसके पास लंग्स वगैरह होते हैं। तो ये क्या है, मैमल्स हैं, एंड ब्रीथ एयर इनटू देयर लंग्स, और ये सांस लेके हवा कहाँ, अपने लंग्स में ले जाते हैं। दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर लाइक फिशेज एज दे डू नॉट हैव गिल्स। लेकिन इनके साथ क्या है कि इनके पास गिल्स तो होती नहीं है नॉर्मल फिशेस की तरह, तो ये उस तरीके से सांस ले नहीं सकते हैं। करते क्या है, दे ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रिल्स, इनके ऊपर यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स लगे होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लो वेल बोलते हैं। ठीक है, ब्लो वेल कहलाता है। लोकेटेड राइट ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड, इनका जो सिर होता है, सिर के टॉप पे होता है ये चीज़, तो पोजीशन याद रखिएगा। और उस मतलब जो पोर होता है उस पोर को क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। वेल्स कैन नॉट ब्रीथ थ्रू देयर माउथ, माउथ से सांस नहीं ले सकती हैं, बिकॉज अनलाइक टेरेस्ट्रियल मैमल, जैसे हम टेरेस्ट्रियल मैमल्स के साथ क्या है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कनेक्टेड होता है, लेकिन इनका क्या होता है, वेल्स का जो है वो कनेक्टेड नहीं होता। इसलिए इनको सांस लेने के लिए देखा होगा कि ब्लू वेल हमेशा ऊपर आती है, सांस लेती है, उसके बाद फिर नीचे चली जाती है, फिर थोड़ी देर बाद में फिर क्या करेगी, वो ऊपर आएगी इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स शुड बी देयर इन द स्कल ऑफ अ स्नेक। जैसे देखो हमारा सिर होता है, सिर के जो पीछे वाला एरिया होता है ये देखो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये दो उसमें बढ़ जाते हैं, तो जब दो में बढ़ जाता है तो ये डाइकोंडाइलिक कहलाता है। ठीक है, डाइकोंडाइलिक। और कुछ होते हैं जिनका सिर जो है वो एकदम इसी तरीके से होता है, मतलब यहाँ पे कोई कंडाइल का ऐसा फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये मोनोकोंडाइलिक होता है। तो मोनोकोंडाइलिक का एग्जांपल देखो, डाई का आ जाएगा आपका, इसमें आ जाते हैं आपके मैमल्स और एम्फीबियंस। ठीक है, ये कैसे हैं आपके, डाइकोंडाइलिक हैं। और मोनो की बात करते हैं तो इसमें आ जाएंगे आपके रेप्टाइल्स और बर्ड्स। ठीक है, दो हैं जो मोनोकोंडाइलिक में, रेप्टाइल्स बर्ड्स आ जाते हैं, डाइकोंडाइलिक का मैमल और एम्फीबियन हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रेप्टाइल्स जो कि स्नेक है, तो स्नेक में कैसा है, एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल देखने को मिलेगा ना, तो ए ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ऑसिपिटल कॉन्डाइल इज एन एडजस्टेड हैंडल लाइक कॉन्ट्रैक्शन दैट इज अवेलेबल एट द फाउंडेशन ऑफ द स्कल विच एक्सप्लेन्स विद द प्रिंसिपल वर्टिब्रा। रेप्टाइल्स हैव ओनली वन ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जैसे कि रेप्टाइल्स में नाजा, करैट, वाइपर, ये सारे आ जाते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो, दिस टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी रिप्रेजेंटिंग अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ सीरम एंटीबॉडीज इन ह्यूमंस। ये सब मैं पहले मतलब एंटीबॉडी अभी मैंने पिछले ही पेपर में आपको बताया था, और वहाँ पे मैंने आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई थी। इवन ये पूरा मैंने रीड आउट करके ही ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये जी एंटीबॉडी की बात कर रहा है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटी इन द ब्लड सर्कुलेशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? IgG हो जाएगा। मैंने बताया भी था तुम्हें कि कंसंट्रेशन के बेसिस पे इसको इस तरीके से ऐसे याद कर लो, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी है, फिर क्या है, फिर क्या है। और जो पेंटामेरिक और वो सब वाला था उसमें मैंने बोला था इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कंसंट्रेशन के बेसिस पे, मतलब कौन कितना ज़्यादा पाया जाता है, क्या है वो सारी चीज़ें। और ये दूसरा वाला क्या आ जाएगा आपका? हाफ लाइफ के बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें पेंटामर जो था वो M था, फिर डाइमर A था, बाकी ये तीन के तीनों कैसे थे? सिंगल सिंगल ही थे। तो ये हाफ लाइफ के बेसिस पे और ये कंसंट्रेशन के बेसिस पे, इसको नोट कर लीजिए। IgG इम्यूनोग्लोबुलिन G इज़ अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी एड्रेसिंग रफली 75% ऑफ द सीरम एंटीबॉडीज इन पीपल। IgG क्या है? G मतलब ऐसे याद कर लो, जी मतलब गो मीन्स जाना, और ये क्या करता है? प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है। IgG इज द मोस्ट वेल नोन शॉर्ट फॉर काउंटर एक्टिंग एजेंट ट्रैक डाउन इन द ब्लड डिससेमिनेशन। इट इज प्रेजेंट इन मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटी इन द ब्लड सर्कुलेशन। और बाकी हाँ चलो 30 क्वेश्चंस तक ही आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो 31 भी देख लेते हैं। ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज़ अ क्वाटरनरी प्रोटीन, ठीक है। टर्शरी क्वाटरनरी मतलब प्रोटीन्स भी 4 तरीके के होते हैं। फिलहाल फाइनली यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? क्वाटरनरी की बात कर रहे हैं। क्वाटरनरी क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा की 2 चेन्स होती हैं, और मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और बीटा 1 और बीटा 2 की 2 चेन्स होती हैं। तो 4 चेन मिल करके क्वाटरनरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इसमें अल्फ़ा 1 का जो है वो होता है 141, जो अल्फ़ा चेन होती है उसमें 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और जो बीटा चेन होती है 1 मत लगाओ यहाँ पे, बीटा वाली जो होती है वो 146 अमाइनो एसिड्स की होती है। तो दो दो हैं, इंटू टू कर दो, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 574 अमाइनो एसिड्स की ये कम्प्लीटली चेन होती है। तो ये क्या लिखोगे आप इसको? टेट्रामर ऑफ 2 डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। 2 डिफरेंट यूनिट्स का ये क्या होता है? टेट्रामर होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक इसको मतलब कंटिन्यू करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इसको अच्छे से देखिए, कहीं पे कोई डाउट है या कोई भी मतलब गलत एक्सप्लेनेशन मैं कर देती हूँ तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।